हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज हम करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल का वो पोर्शन जहां मैं आपको बताऊंगा कि बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स किन किन बेसिस पर दिए थे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, दैट इज 7009294662। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे दैट इज कि बोहर ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, जो बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए वो किन किन बेसिस पर दिए। ठीक है, तो देखो, आज हम जो है डिस्कशन करेंगे पोस्टुलेट्स किन किन बेसिस पर दिए थे। तो तीन बेसिस होते हैं बोहर के पोस्टुलेट्स के। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये बहुत फेमस चीज है, बोहर ने अपनी एक खुद की क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तीसरी चीज आती है आपका एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, यानी कि हम वहां देखेंगे कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पे इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है। ठीक है, एनर्जी इमिट करने माने छोड़ने पे, इमिशन पे कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए जो है हम ये दो पोर्शंस देखेंगे। ठीक है, पहले दो बेसिस यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स और क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, और ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। अब स्टेशनरी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ज़रा वापस से रदरफोर्ड वाले मॉडल पे जाओ। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ना कंटिन्यूअसली घूमता जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता जा रहा है, और उसने एक बात बोली थी कि न्यूक्लियस के आसपास घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करता रहता है ना, कुछ ना कुछ क्या करता है, एनर्जी लूज करता रहता है। दैट मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो वो घूमेगा घूमेगा कुछ कुछ एनर्जी लूज करता 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 वो एक पॉइंट के बाद आके किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, और ये टाइम भी कितना बताया था रदरफोर्ड ने? ये टाइम बताया था 10⁻⁻⁸ ठीक है, तो वहां से उसके एटॉमिक मॉडल का पता चला कि यार इसका एटॉमिक मॉडल तो स्टेबिलिटी बता ही नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता तो इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट के बाद जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता तो एटम खत्म हो जाता। एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता? ठीक है, पॉइंट की बात है ना। तो यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर बात हुई कि रदरफोर्ड के मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसका एटम खत्म हो रहा था, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करके कौन लेकर आया? बोहर लेकर आया, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, बोहर ने क्या बोला? बोहर लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिटल्स, ठीक है, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं घूम रहा न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूम रहा है, सॉरी एक ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, प्रॉपर क्या है, एक ऑर्बिट है उसकी। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि वो बस ऐसे घूमता जा रहा है, जलेबी जैसा पैटर्न बना के एक पॉइंट के बाद खत्म। ठीक है, लेकिन बोहर के हिसाब से वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रॉन कांट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिटल। ठीक है, वो ऐसे ही रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन रिवॉल्व ओनली इन सम सिलेक्टेड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर मैं जो है इमिशन वाली चीज को रिलेट करना चाहूंगा। ठीक है, साथ में ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा उसी ऑर्बिटल में, सॉरी ऑर्बिटल कह रहा हूँ, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसी शेल में रिवॉल्व करता है जिसके एनर्जी का लेवल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो। ठीक है, ये बात अभी आपको सुनने में थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे इसको पढ़ते रहोगे तो सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। आसान भाषा में मान लीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन पहली शेल में मूव कर रहा है, ठीक है, पहली शेल में मूव कर रहा है, तो जो पहली शेल की एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, वो ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं घूमता रहता। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेगा। हाँ, अपनी ऑर्बिट छोड़ने के लिए या तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करना पड़ेगा। लेकिन जितने टाइम के लिए वो अपनी ऑर्बिट में ही घूम रहा है, ना ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना ही उसकी एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पर बोहर ने जो है रदरफोर्ड को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। ठीक है, कैसे? रदरफोर्ड बोल रहा था इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता एनर्जी लूज करता रहता है, लेकिन बोहर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बोहर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना ही वो एनर्जी लूज करेगा
और ना ही वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट देखो इसका, as long as the electron remains in that orbital, जो वो selected orbital है, ठीक है, as long as the electron remain in that orbital its total energy will be constant। यही होता है आपका stationary state of electrons। ठीक है, इसी को स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, माने वो ऑर्बिट, ठीक है, जिसके अंदर जिस मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी असाइन हुई है, ठीक है, उसके अंदर ही घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस फेस नहीं करना पड़ता, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? चलिए, ये ठहरी बात हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स की। क्लियर है? अच्छा भाई, दूसरी चीज देखो, दैट इज दी क्वांटाइजेशन कंडीशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है बोहर की, वो एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करती है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज, ये मेरे सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मुझे 2 मिनट रुकना, घर से गालियां पड़ सकती हैं वैसे इसके लिए। चलो ठीक है, सर ये क्या क्या करते रहते हैं क्लास में। ये देखो भाई, ये आपके सामने एक चार्जर है। ठीक है, इस चार्जर का ना ये सिरा है, ठीक है, ये इसकी पिन है चार्जर की, और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, मान लो ये पॉइंट इसका सेंटर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे 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 करके घुमा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में स्लो स्पीड पे था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने एक मोमेंटम गेन किया। ठीक है, इसका एक मोमेंटम बन गया, है ना, मोमेंटम बन गया। अब सर्कुलर मोशन में लगने वाला जो मोमेंटम होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर मोशन में घूमता है ना भाई, ऑर्बिट है वहां पे, ठीक है, ऑर्बिट है, शेल है, तो उसमें क्या कर रहा है ऑर्बिट में? सर्कुलर मोशन में ही तो घूम रहा है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ कह लो कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा। बिल्कुल होगा। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? वो एक मल्टीपल होना चाहिए h/2 पाई का। ठीक है, h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है। आप फिजिक्स में अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं अपना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा? n इंटू h/2 पाई, माने h/2 पाई का कोई भी सिंपल मल्टीपल। ठीक है, जो n है सिंपल मल्टीपल बताता है। क्लियर है? तो वो क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी। क्लियर है भाई? चलो फिर कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से सिलेक्टेड वैल्यू होती है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से सभी वैल्यूज अलाउड होते हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। फिर उसके बाद सिंस द एंगुलर मोमेंटम हैव सिलेक्टेड वैल्यूज ओनली इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। अब ये जरूरी चीज है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी टर्म की कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज ही हो सकती हैं, है ना, कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज ही हो सकती हैं। और अभी आपने देखा कि जो बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसमें भी हमने एक सिलेक्टेड वैल्यू रखी कि जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की, वो h/2 पाई का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्टेड वैल्यूज आ गई। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम की बात है, ये भी क्या है? आपका क्वांटाइज्ड है। ठीक है, क्वांटाइज्ड है माने क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है। क्लियर है भाई? चलिए, अब इसी चीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट से डिसएडवांटेजेस, वी कैन से लिमिटेशन। ठीक है, बोहर ने अपनी बात रख दी। ठीक है, बोहर ने जो है अपनी बातें रखी यहाँ पे, ये हम टेक्निकली उसी का मॉडल पढ़ रहे हैं सारा। तो उसकी ना कुछ गलतियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे बड़ी और सबसे पहली लिमिटेशन थी कि बोहर की जो थ्योरी थी, ठीक है, जो बोहर का मॉडल था, वो एप्लीकेबल था सिर्फ उन एटम्स पे वो जो या तो हाइड्रोजन हो या तो हाइड्रोजन जैसे हों। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पे तो अप्लाई करेगा, ठीक है, नो डाउट हाइड्रोजन पे अप्लाई करेगा। बट अगर मैं हीलियम को ले आऊं, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मैं हीलियम के, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2 हैं, अगर मैं हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं, वो हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुई ये चीज कि हीलियम जो है वो बोहर मॉडल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, लेकिन He पॉजिटिव, ठीक है, हीलियम 1 पॉजिटिव जो है वो बोहर मॉडल को रिस्पेक्ट करेगा।
क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही थी कि बोहर्स की थ्योरी जो थी, जो बोहर की थ्योरी थी, वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई होती थी। ठीक है, चलिए भी उसके बाद बात आती है हमारी वेलोसिटी के बारे में। तो मान लीजिए किसी nth ऑर्बिटल के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, किसी nth ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उस ऑर्बिट में घूमते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय z अपॉन n। अब ये z जो है ये क्या है, आप जानते हैं, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो n है, n क्या होता है भाई, n होता है कि कौन सी ऑर्बिटल में, जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना, ये nth ऑर्बिटल में घूम रहा है। ठीक है, ये देखो nth ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर ये nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कौन सी ऑर्बिट है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ठीक है, तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जितनी है। क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी है तो भाई यूनिट्स मीटर पर सेकंड में ही आएंगी। वैसे अभी के लिए आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप इसका यूज़ करोगे क्लास 12th में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन से क्लियर चीज़ हुई कि जो भी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिट के। ठीक है, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सॉरी, घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद भाई टोटल एनर्जी की बात करते हैं। अब आपको याद आएगा कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है, उसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा बराबर रहता है आपकी ऑर्बिट की एनर्जी के, है ना। जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, उसकी एनर्जी के बराबर रहता है। तो वो एनर्जी कैसे देखी जाती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल कह लो, सेम ही बात है। ठीक है, अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये वैल्यू याद रखियो भाई, ये वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्जन करना सिखाया है। ठीक है, जूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई बड़ी क्वांटिटीज आए। ठीक है, लेकिन जब मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करता हूं, माने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इनकी एनर्जीज की बात करता हूं, तो इस लेवल पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूनिट कंसीडर करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका कन्वर्जन भी कर सकते हो जूल्स में। कैसे करोगे, आपको तरीका बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर, चलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू ये हो गया। अब भाई एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता लग गया। ये जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है, इसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो, ये E बताता है मुझे एनर्जी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिटल में, ठीक है, वो क्या रहेगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी। ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, दैट इज -2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के ई इज द काइनेटिक एनर्जी, तो -2 काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्लियर है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा इमिशन वाला पोर्शन है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी से शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।